हेलो मित्रों, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशन एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अपना जो है सामान्य विज्ञान का सेशन चल रहा है। ठीक है, अभी जो है हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, 30-30 क्वेश्चन हम डेली करते चलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये वीडियो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, विशेषकर आपका रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए तो उपयोगी है ही। ठीक है, आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप करते चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर बनाने में। ठीक है, ओके। हम लोग अभी यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए यहाँ ध्यान दे देते हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक और शेयर करना इसको मत भूलिएगा। ठीक है, अगला सवाल है 31 नंबर सवाल, यहाँ ध्यान दीजिए। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, बर्फ़ पर हमारे पैर और बर्फ़ के बीच में क्या होता है, घर्षण बल कम लगता है। क्या लगता है, घर्षण बल कम लगता है। क्योंकि हमारे पैर और बर्फ़ के बीच क्या होता है, घर्षण बल कम लगता है, इसीलिए क्या होता है कि हम बर्फ़ पर जब चलते हैं तो फिसल जाते हैं। क्या होते हैं, फिसल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, जिससे हमें चलने में कठिनाई महसूस होती है। बिल्कुल, हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम फिसल फिसल करके पीछे चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमारा पैर फिसल फिसल के पीछे चला जाता है। इसीलिए बर्फ़ पे चलना क्या होता है, कठिन होता है। और सड़क पर हमारे पैर और सड़क के बीच में जो घर्षण बल, मतलब पैर यहाँ है, कहाँ है पैर, पैर यहाँ है और सड़क यहाँ है, तो इनके बीच में एक बल लगता है जहाँ कांटेक्ट पॉइंट होता है, उसको हम घर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, कांटेक्ट टाइम जितना ज़्यादा होगा, समझिए घर्षण बल उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, कांटेक्ट टाइम कम होगा तो घर्षण बल भी कम होगा। बिल्कुल, ओके। तो अगली बात यहाँ पे ध्यान देते हैं, 32 नंबर सवाल पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, घर्षण बल कम होता है। क्या होता है, घर्षण बल कम होता है। यहाँ लिख लीजिए, क्या होता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 32 नंबर सवाल यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज क्या होता है। देखिए, समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो नदी के पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। और मैंने आपको बताया है कि जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वह चीज़ों को ज़्यादा उठाएगा। मतलब कि पहले नदी में था, अभी नीचे था, अब समुद्र में पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर, क्योंकि समुद्र ज़्यादा उठा देगा, क्योंकि समुद्र का घनत्व क्या है, ज़्यादा है। इसलिए क्या होगा, यहाँ थोड़ा ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ 33 नंबर सवाल, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है। ठीक है, लिखा हुआ है लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि पारे का जो घनत्व होता है वो लोहे की घनत्व से क्या होता है, ज़्यादा होता है। जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगा, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। जिस प्रकार से कभी देखे होंगे आप, क्या पानी में तेल तैरता है, क्योंकि तेल का घनत्व ज़्यादा कम होता है और पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, इसीलिए तेल तैरता है। इसी प्रकार से ये जब पारा भरा रहेगा तो इस पर जो लोहे की कील है वो क्या है, तैरेगी, क्योंकि पारा का घनत्व क्या है, ज़्यादा है, और लोहे की कील का घनत्व क्या है, कम है। लेकिन जब पानी में देखते हैं तो पानी का घनत्व क्या होता है, कम होता है, और लोहे की कील का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए लोहा जो है, लोहे की कील नीचे बैठ जाती है। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है, ओके। क्योंकि क्योंकि पारे का घनत्व क्या है, ज़्यादा है। बिल्कुल, यहाँ आपका सी वाला ऑप्शन में भी सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। हाँ, लिखा हुआ लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। बिल्कुल, लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें हम सही कर लेते हैं। बिल्कुल, अगला देख लेते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए, जहाँ पर आयतन कम होगा वहाँ घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आयतन कहाँ कम है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन कम होता है, इसीलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व भी क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है, ओके। अगला देख लेते हैं। ठीक, क्योंकि जो आपका घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है, घनत्व आपका होता है एम अपान वी। ठीक है, घनत्व होता है आपका द्रव्यमान अपान आयतन, या आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम, क्या, नंबर ऑफ आइटम, या
नंबर ऑफ पॉपुलेशन आप लिख सकते हैं। क्या? नंबर ऑफ पॉपुलेशन या नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, कोई भी चीज़ें जितनी संख्या में होती हैं वो चीज़, और टोटल वॉल्यूम से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे घनत्व आ जाएगा। ठीक है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो क्या होता है, आपका घनत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर आयतन भी क्या होता है, आपका कम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? वस्तु की मात्रा जब आप बदलते हैं तो क्या अपरिवर्तित रहता है? देखिए, आयतन नहीं अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा करेंगे तो आयतन पे भी आपका कम या ज़्यादा हो जाएगा, भार भी आपका कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और द्रव्यमान भी आपका कम ज़्यादा हो जाएगा। क्या नहीं बदलेगा? घनत्व तो नहीं बदलने वाला है। घनत्व, क्योंकि मॉलिक्यूल जो चीज़ें हैं, जो अणु हैं, मॉलिक्यूल के अणु हैं, वो हमेशा उतनी ही दूरी पर रहेंगे ना। कौन सा ज़्यादा दूरी पर हो जाएंगे निकालने के बाद। ठीक है, आगे देख लेते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? देखिए, कोई भी चीज़, आइसबर्ग मतलब समुद्र किसका? बर्फ़ का पहाड़। बर्फ़ का पहाड़ समुद्र में जब तैरता है तो कितना भाग ऊपर होता है? तो 1/10 भाग ऊपर होता है। कितना ऊपर होता है? 1/10 भाग ऊपर होता है। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल। अगला है 37 नंबर। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को जब हम आपस में दबाते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है? घट जाता है। गलनांक क्या होता है? घट जाता है, इसलिए क्या होता है? आपस में चिपक जाते हैं। बात समझ में आ रही है? गलनांक घट जाता है, इसीलिए आपस में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। ओके, बिल्कुल। अगला सवाल देख लेते हैं, 38 नंबर सवाल इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। हवाई जहाज़ से जब आप यात्रा करते हैं तो पेन से स्याही निकलेगी। ये है पेन आपके पास, ठीक है, पेन में भरी है स्याही। हवाई जहाज़ से जब आप यात्रा करते हैं तो ऐसे स्याही ऊपर निकलना शुरू हो जाती है। क्यों निकलना शुरू हो जाती है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, पृथ्वी से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। तो कम होगा तो चीज़ें यहाँ से जो है ऊपर निकलना शुरू कर देंगी। तो क्या होता है? वायुमंडलीय दाब में कमी, या यहाँ लिखा हुआ है वायु दाब में कमी। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? वायु दाब में कमी। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है। 39 नंबर देख लेते हैं यहाँ से। 39 नंबर इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर उबलता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे की तापमान पर उबलता है। क्यों उबलता है? देखिए, पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उसका बिंदु नीचे आ जाता है। उसका बिंदु मतलब कि उबलने का जो बिंदु होता है वो कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। तो आपका ये वाला ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिल्कुल, यही एक इफेक्ट होता है। वायुमंडलीय दाब कम होता है तो क्या हो जाए? पाठ्यांक नीचे आ जाता है। अगला देख लेते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? ये क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बिल्कुल, ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब हमेशा वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। क्योंकि बुलबुला देखेंगे आप फूला रहता है। फूलेगा आदमी तभी जब अंदर से प्रेशर बनेगा, तो यहाँ से प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, जिसके कारण बुलबुला क्या होता है? फूला रहता है, और वायुमंडलीय दाब कम रहता है। अगर वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है तो ये पिचक जाता है ना। अभी क्या है? फूला हुआ है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब अंदर का दाब क्या है? ज़्यादा है। बिल्कुल, तो आप क्या लिखेंगे? अंदर का दाब ज़्यादा है। अगला देख लेते हैं 41 नंबर। वायुमंडलीय दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत है? जब अचानक गिरावट होती है तो वहाँ पे क्या आता है? तूफान आता है। जब वायु दाब मापी की जो रीडिंग होती है वो अचानक नीचे गिरती है तो वहाँ क्या आता है? तूफान आता है। अचानक नीचे गिरेगी, क्या आएगा? तूफान आएगा। बिल्कुल, जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या होगा? वर्षा होती है। धीरे धीरे जब नीचे गिरती है पाठ्यांक तो क्या होती है? वर्षा होती है। बिल्कुल, और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है पाठ्यांक तो वहाँ पे क्या होता है? मौसम साफ रहेगा। क्या रहेगा? मौसम साफ रहेगा। बिल्कुल क्लियर है, तीनों समझ में आ गया। ओके, अगला 42 नंबर देख लेते हैं। इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही था। कौन सा? डी वाला ऑप्शन आपका सही था। आगे देख लेते हैं 42 नंबर। इसमें लिखा हुआ है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है? क्योंकि यहाँ पर आपका दिया गया है क्यों पकता है भैया?
इसलिए पकता है कि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है? नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर, देखिए कम दाब रहेगा तो कम तापक्रम, अधिक दाब रहेगा तो अधिक तापक्रम। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि अधिक दाब पर अधिक तापक्रम। ठीक है, कम दाब कम तापक्रम, अधिक दाब अधिक तापक्रम, इसको लेकर के चलिए। बिल्कुल, तो आपका बी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, ओके। अगला देख लेते हैं, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा ऊपर जाकर क्यों फट जाता है, इस पर ध्यान दीजिए। ये है गुब्बारा है, गुब्बारा में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, गुब्बारा में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। बिल्कुल, गुब्बारा में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, और जो गुब्बारा में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या होता है कि ये प्रेशर डालेगा, ये क्या करेगा? प्रेशर डालेगा, तो ये फूला हुआ है। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब ऊपर जाता है तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो ये और फूलता है, और फूलता जाएगा, तो एक समय आएगा गुब्बारे की सहनशीलता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, जिस कारण से गुब्बारा जो है फट जाता है। बिल्कुल, बात समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ से क्या हो जाता है, देख लीजिए ऑप्शन कौन सही होगा? हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा यहाँ पर। वायुदाब बढ़ जाता है, नहीं, वायुदाब तो ऊपर जाने पर कम होता है। हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, नहीं, ये भी गलत है। वायुमंडलीय दाब घट जाता है, डी वाला ऑप्शन सही होगा आपका कि वायुमंडलीय दाब घट जाता है, ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिल्कुल, ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है? ओके, 43 का डी। 44 नंबर देख लेते हैं, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किसके कारण होता रहता है? सूर्य में जो ऊर्जा का सृजन है किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन के कारण होता है। किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन के कारण होता है। सूर्य में जो निरंतर ऊर्जा का संलयन है, सूर्य में जो निरंतर ऊर्जा का सृजन है वो किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन के कारण होता है। ठीक है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का जो सृजन होता है वो नाभिकीय संलयन के कारण होता है। आगे देखते हैं, चाबी, ठीक है, आगे क्या है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए चाबी, जब घड़ी में आप चाबी भर देते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कहाँ कहाँ होती है? रुक ठहरे हुए पानी में, ठीक है, स्प्रिंग में, और चाबी आप घड़ी में भर देंगे तो उसमें, यहाँ सब स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा कहाँ कहाँ होती है? कोई भी चीज़ जब गतिमान है तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा, मशीनों में यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 46 नंबर यहाँ पे देख लीजिए, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो यह गद्दे पर है या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा क्यों? जब आप रबड़ की सीट पर या बैठते हैं, लेटते हैं, तो उसका आकार परिवर्तित होता है, क्यों होता है? स्थितिज ऊर्जा के कारण। किसके कारण होता है? स्थितिज ऊर्जा के कारण आकार क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल, किसके कारण? स्थितिज ऊर्जा के कारण आकार क्या होता है? परिवर्तित होता है। क्योंकि गद्दा तो अपने स्थितिज अवस्था में जब आप बैठते हैं तो आप यहाँ पर बैठे, तो आप, ये है गद्दा, आप यहाँ जब बैठे, ठीक है, आप बैठे तो क्या होगा? ये पिचक जाएगा, तो यहाँ ये फूल जाएगा साइड में। तो क्या होता है? ये स्थितिज ऊर्जा के कारण क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा के कारण क्या होता है? ये ऐसा होता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के कारण। बिल्कुल, अगला देख लेते हैं, 47 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिए, किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है निम्नलिखित में से? अब देखिए, मैंने बताया गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, जो गतिमान नहीं उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी। चलती हुई गोली गतिमान है, गतिज ऊर्जा। बहता हुआ पानी गतिमान है, गतिज ऊर्जा। चलता हुआ हथौड़ा, ये भी गतिमान है, गतिज ऊर्जा। खींचा हुआ धनुष, इसमें है स्थितिज ऊर्जा। खींचा हुआ जो धनुष होता है इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है, इसमें ध्यान देंगे। 48 नंबर सवाल में लिखा गया है, जब एक वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? ठीक है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है के ई, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। गति दुगनी कर दिया मतलब गति के स्थान में 2v रख दिया, तो क्या हो जाएगा? हाफ एम 2v स्क्वायर। 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, वी स्क्वायर
इस 4 को बाहर लाएंगे तो 4 इंटू हाफ mv², तो मतलब कितनी हो जाएगी 4 गुनी, कितनी गुनी हो जाएगी 4 गुनी, 4 आ गया पहले तो कितनी हो जाएगी 4 गुनी, तो यहाँ लिख देंगे हम कितनी गुनी हो जाएगी 4 गुनी, मतलब 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये वाला बी वाला ऑप्शन। अगला लिखा हुआ 49 नंबर सवाल लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। यह है आपका ऊर्जा संरक्षण नियम। कौन सा नियम? ऊर्जा संरक्षण नियम है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, विनाश किया जाता है, किया जा सकता है, न तो विनाश किया जा सकता है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? ओके, अगला सवाल। अगला इसमें 50 नंबर सवाल दिया गया है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे देंगे। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? जब आप साइकिल चलाते हैं मोड़ लेते वक्त व्यक्ति क्यों झुकता है? देखिए, कोई भी चीज़ जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो आप देखिए तब भी झुक जाते हैं। कोई भी चीज़ जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तब भी आप ध्यान दीजिए आप झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि गुरुत्व केंद्र को बनाने के कारण। किसको? गुरुत्व केंद्र बनाने के कारण। वही प्रकार है कि जब आप जो है साइकिल चलाते हैं आप थोड़ा झुक जाते हैं, इसलिए झुक जाते हैं गुरुत्व केंद्र को बनाने के कारण। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र वाला जो भी ऑप्शन होगा टिक कर देंगे। देखिए, साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, नहीं, ये तो गलत है। ये तो क्या है? गलत है, बिल्कुल क्या है? गलत है। आदमी की गति समान होनी चाहिए, ये क्या है? गलत है। ठीक है, यहाँ ध्यान दे देते हैं, एक सेकंड। हाँ, ठीक है, क्या है? गलत है, ये गलत हो गया। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए। ठीक है, गुरुत्व केंद्र वाला ऑप्शन आ गया, यही आ गया ना गुरुत्व केंद्र वाला ऑप्शन। गुरुत्व केंद्र आधार पर बना रहे जिससे वो गिरने से बच सके। तो आपका ये जो बी वाला ऑप्शन रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिल्कुल, आगे चलते हैं। आगे आपका लिखा हुआ है, आगे आपका लिखा हुआ है यहाँ पर कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। ठीक है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल होता है, इस पे थोड़ा हम ध्यान दे देंगे। क्या है? दूध से क्रीम निकालते हैं तो वहाँ पे अपकेंद्री बल लगता है। जो बल चीज़ों को उठा करके बाहर फेंकता है वो क्या कहलाता है? अपकेंद्री बल कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप घूम रहे हैं तो चीज़ें उठ निकल निकल के बाहर जा रही हैं, तो वो क्या होता है? अपकेंद्री बल। क्या होता है? अपकेंद्री बल। आप कोई रस्सी लेकर के घुमा रहे हैं ना, तो वो रस्सी देखिए बाहर जाने का प्रयास करती है, तो क्या कहलाता है? अपकेंद्री बल कहलाएगा। कौन सा बल लगा रस्सी पे? अप उस पत्थर पे या जो भी पत्थर रस्सी से बंधा हुआ है वो क्या कहलाएगा? अपकेंद्री बल कहलाएगा। बिल्कुल, कौन सा बल है? अपकेंद्री बल। ठीक, बात समझ में आ रही है? ओके, और वही चीज़ जो चीज़ों को अंदर की ओर खींचता है वो क्या कहलाता है? अभिकेंद्री बल कहलाता है। ठीक है, बाह्य बल नहीं होगा, अपकेंद्री बल। ठीक है, ओके। अगला देख लेते हैं 52 नंबर सवाल। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? ठीक है, देखिए, जब पत्थर को आप चांद की सतह से पृथ्वी पर लाते हैं तो क्या होता है, पत्थर पर क्या फर्क पड़ने वाला है वो देख लेते हैं। इसका द्रव्यमान बदल जाएगा? नहीं, द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो गलत हो जाएगा पहला वाला। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। बिल्कुल ये सही है। ये समझ लीजिए द्रव्यमान हर जगह वही रहता है, चाहे आप जहाँ ले जाएं, चाहे मंगल ग्रह पे ले जाएं, चाहे शुक्र ग्रह पे ले जाएं, चाहे सूर्य के पास ले जाएं, चाहे आप जहाँ ले जाएं, चाहे चंद्रमा पर ले जाएं, चाहे चंद्रमा से पृथ्वी पर ले आएं, द्रव्यमान कभी नहीं चेंज होगा। चेंज क्या होता है? भार बदलता है। क्या बदलता है? भार बदलता है। बिल्कुल, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला लिखा हुआ है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा। देखिए, इसका एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट है तो यहाँ पे जी नीचे लग रहा है, तो मतलब आप है द्रव्यमान आपका एम है, तो आप एम मास के हैं और गुरुत्वीय त्वरण जी लग रहा है नीचे, तो आपका भार कितना होगा? डब्ल्यू बराबर एम जी हो गया, तो आपका भार जी हो गया, एम जी। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? ठीक, और यही लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो किस त्वरण से जा रही है? ए त्वरण से ऊपर जा रही है। और लिफ्ट का भार कितना है? लिफ्ट का मास कितना है? मान लीजिए m1 है, इसका कितना हो जाएगा? m1a हो जाएगा। बिल्कुल, या मान लीजिए आप भी तो ऊपर जा रहे हैं ना। कौन जा रहा है? आप भी तो। अभी ये गुरुत्वीय त्वरण नीचे लग रहा है
ठीक है। अब क्या है, आप लिफ्ट ऊपर जा रहे हैं तो आप भी ऊपर जा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका अब इस केस में भार कितना हो गया, ma हो गया। जब इन केस में आप एक तरीके से तो नीचे आ रहे हैं और ये क्या आ रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो अब क्या होगा, जब चीज़ें विपरीत दिशा में हों तो क्या होती है, वहाँ चीज़ें क्या होती हैं, जो चाल होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जुड़ जाएगा, ma और me जुड़ जाएगा। और जब जुड़ गया तो चीज़ें जब जुड़ गई तो जुड़ करके ज़्यादा बनाएगा ना, तो भार क्या होगा आपका, ज़्यादा प्रतीत होगा। भार क्या होगा, ज़्यादा प्रतीत होगा। बिल्कुल। किसी अपना भार कब अधिक मालूम होगा, जब लिफ्ट नीचे जा रही हो, नहीं, लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, बिल्कुल, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्या होगा, वहाँ पे आपको भार ज़्यादा प्रतीत होगा। बिल्कुल, त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तभी, ठीक है। और समान वेग से ऊपर नीचे जा रही हो, वेग से नहीं, यहाँ पे ए से बात हो रही है ना, त्वरित, ए त्वरण होता है, जी त्वरण होता है, वेग वी होता है, वेग की बात नहीं हो रही, त्वरण की बात हो रही। बिल्कुल, ओके। क्योंकि भार में हमेशा त्वरण आता है ना, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, एक लिफ्ट में, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, ठीक है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होगा। देखिए, ऊपर जा रहा है तो बढ़ेगा, कब कम हो लगेगा, नीचे जब आएगा तो, ठीक है। त्वरण के साथ ऊपर नहीं, ये तो नहीं होगा, कम प्रतीत करना है, त्वरण के साथ नीचे, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 का बी, 54 का बी, बिल्कुल, ओके। अगला देख लेते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के भाग से सबसे नज़दीक है, कितना है भैया बताइए। 1/6, मैंने आपको पिछले ही क्लास में बताया था कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6, 55 का पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, ठीक है, सबसे नज़दीक है। तो क्या होता है, 1/6, गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, 1/6, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला लिखा हुआ, लोलक की काल विधि या टाइम पीरियड क्या होता है। देखिए, टाइम पीरियड लोलक का क्या होता है, यहाँ पर लोलक देखा आपने, ऐसे कुछ होता है, यहाँ ऐसे बधा होता है, ये इधर जाता है, खींचेंगे इधर, झूला जैसे होता है, तो छोड़ेंगे फिर आएगा, इधर आएगा, फिर घूम करके यहाँ से यहाँ खींचा, फिर ये इधर गया, फिर आ करके अगर यहाँ पहुँच गया, समझ जाइए उसका क्या है, एक टाइम पीरियड हो गया। मतलब यहाँ से आपने खींचा इधर, फिर इधर आया, फिर आके इधर आ गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। बिल्कुल, क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो टाइम पीरियड क्या होता है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए, और टाइम पीरियड का जो टी का फार्मूला होता है, टी बराबर होता है 2π√L/g, ये होता है फार्मूला। द्रव्यमान के ऊपर यहाँ यम कहीं लिख रहा है, द्रव्यमान है नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। लंबाई के ऊपर, हाँ लंबाई है, बिल्कुल लंबाई पर निर्भर करेगा। समय भी नहीं है, टी भी नहीं है, तापक्रम है नहीं है, तो किस पे है, लंबाई दिख रहा है आपको, लंबाई पर निर्भर करेगा। एल क्या है आपका, लंबाई है, तो किस पर निर्भर करेगा, लंबाई पर। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा, लंबाई पर निर्भर करेगा, ठीक। अगला क्या है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। देखिए, गर्मियों में इसलिए सुस्त हो जाती हैं क्योंकि उनकी जो घड़ी में जो स्प्रिंग लगी होती है उसमें क्या होता है, प्रसार होता है। प्रसार होता है जब लंबाई बढ़ेगी, तो क्योंकि हम जानते हैं प्रसार होता है, तो टी बराबर क्या हो जाता है, 2π√L/g। तो जब लंबाई बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो जब टाइम पीरियड बढ़ता है, कोई भी चीज़ जो है, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या हो गई, स्लो हो गई, ज़्यादा समय ले रहा है, ज़्यादा समय लेने का मतलब क्या हो गया, स्लो हो गया। बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड आपका बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि लंबाई बढ़ी है, प्रसार होता है। क्योंकि गर्मियों में चीज़ों की क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, फैल जाती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रसार होगा। बिल्कुल, तो प्रसार होगा तो कौन सा होगा, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, नहीं, ये गलत है। क्या होगा, कुंडली में घर्षण होने के कारण, नहीं, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। बिल्कुल, सी वाला ऑप्शन सही होगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया ना, लंबाई बढ़ती है, इसीलिए क्या होता है, टाइम पीरियड बढ़ता है, और टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या हो गया, घड़ी सुस्त हो गई, ठीक है। अगला देख लेते हैं 58 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल में, ठीक है, 58 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा। चलिए, क्या करते हैं, लंबाई 4% बढ़ा देते हैं तो आवर्तकाल कितना बढ़ेगा, इसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, टी बराबर होता है 2π√L/g।
जी। अभी मैंने इसको बढ़ाकर क्या कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है, 4% बढ़ा दिया 4, तो कितना बढ़ जाएगा भाई, तो इसका वर्गमूल निकलेगा यहाँ, देखिए 2 पाई, यहाँ आ गया कितना 4/g या 4l/g, 4 जब बाहर आएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कुछ ऐसा आ जाएगा ना लिख करके, यहाँ आ जाएगा आपका t बराबर हो जाएगा 2 पाई, 2 तो बाहर आ गया, √l/g, तो कितना बढ़ जाएगा 2 गुना, कितना बढ़ेगा 2 बाहर आया तो 2 गुना, आपका ये 2% बढ़ जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन 58 का बी, कौन सा 58 का बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2%, बिल्कुल ओके। अगला देख लेते हैं, पार्श्व विकृति, ठीक है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। देखिए जब पार्श्व विकृत होता है और अनुदैर्ध्य विकृत होता है, तो इसका जो अनुपात होता है वो आपका कहलाता है पॉइसन अनुपात। क्या कहलाता है, पॉइसन अनुपात। पॉइसन अनुपात आपका पार्श्व विकृत तथा अनुदैर्ध्य विकृत। पार्श्व विकृत मतलब ऐसे स्लाइटली जो कोई भी चेंज होता है उसको पार्श्व विकृत बोलते हैं। अनुदैर्ध्य मतलब जो ऐसे चेंज होता है उसको अनुदैर्ध्य विकृत बोलते हैं। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो आपका क्या कहलाता है, पॉइसन अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉइसन अनुपात कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉइसन अनुपात या पॉइजन्स रेशियो। तो यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों, सतही तनाव के कारण, वायु में वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी में गुरुत्व के कारण, वर्षा की जल सांद्रता के कारण। किस लिए होती हैं बताइए, सतही तनाव के कारण। किस लिए होती हैं, सतही तनाव के कारण। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस लिए होती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव, क्या वो सतही तनाव बोली या पृष्ठ तनाव कारण, किसके कारण, पृष्ठ तनाव कारण। चीज़ें क्या है अपने आप को अंदर खींचे रहती हैं, जब खींचे रहती हैं तो चीज़ें क्या होती हैं, वो गोल बन जाती हैं, ठीक है। या पुश करेंगी बाहर तो भी गोल बनेंगी, खींचेंगी तो भी गोल बनेगी। जो खींची हुई चीज़ होती है वो फूटती नहीं है, ठीक है, फूटन नहीं होगी क्योंकि आपस में बंधे हुए हैं बढ़िया से, बिल्कुल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न की हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। और ये वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है, ओके। तो गोविंद को जाने की आज्ञा दीजिए, ओके, धन्यवाद।